इंडोनेशिया के इन दो आइलैंड्स के बीच एक ऐसी इनविजिबल और मिस्टीरियस लाइन है जिसे कोई मछली, जानवर या पक्षी क्रॉस नहीं कर सकता। ये लाइन बाली और लोम्बोक आइलैंड के बीच है। वैसे तो ये लाइन नजर नहीं आती, मगर इस लाइन के वेस्टर्न साइड पर जो एनिमल, बर्ड्स और फिश हैं, वो ईस्टर्न साइड के एनिमल से टोटली डिफरेंट हैं। हालांकि इन दोनों आइलैंड्स के बीच सिर्फ 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर आप बाली से लोम्बोक चले जाएं तो पूरा एनवायरमेंट ही बदल जाता है। जो पक्षी और जानवर बाली पर हैं, वो ये लाइन क्रॉस करके लोम्बोक नहीं जाते और लोम्बोक वाले एनिमल्स और बर्ड बाली नहीं जाते। सिर्फ यही नहीं, नीचे समुद्र में जो मछलियां हैं वो भी इस लाइन को क्रॉस नहीं करती। ये दो आइलैंड्स जैसे दो टोटली डिफरेंट वर्ल्ड हैं जिन्हें किसी मिस्टीरियस पावर ने डिवाइड किया हुआ है। एक ऐसी इनविजिबल लाइन है इन दो आइलैंड्स के बीच जिसे कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता सिवाय इंसानों के, जिसे कहते हैं वॉलेस लाइन। आज से करीबन 150 साल पहले अल्फ्रेड रसेल वॉलेस नाम के एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर ने ये लाइन डिस्कवर की थी। अल्फ्रेड रसेल की भी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो 1823 में इंग्लैंड के एक गरीब घर में पैदा हुआ था। वॉलेस के फादर एक कार्टोग्राफर थे, मतलब वो मैप्स बनाते थे, इसलिए वो डिफरेंट जगहों पर ट्रैवल भी करते थे। वॉलेस को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, मगर गरीबी की वजह से बहुत छोटी से उम्र में ही उसे अपने एजुकेशन छोड़ के अपने फादर के बिजनेस में आना पड़ा और उसकी लाइफ का यही डिसीजन एक दिन पूरी दुनिया में उसे मशहूर करने वाला था। अपने फादर के साथ डिफरेंट जगहों पर ट्रैवल करके वॉलेस को ज्योग्राफी और वाइल्ड लाइफ में बहुत इंटरेस्ट हो चुका था। वो जिस भी नई जगह जाता, वहाँ के पेड़ पौधे और इंसेक्ट्स अपने साथ ले आता। इसी शौक में साल 1854 में वॉलेस अपने कुछ साथियों के साथ इन आइलैंड्स के सफर में निकला। वो पहले सिंगापुर आए, फिर यहाँ से इंडोनेशिया गए और अच्छी तरह एक्सप्लोर करके यहाँ बाली आइलैंड्स आए। वॉलेस को बाली की वाइल्ड लाइफ बहुत पसंद आई। वो वहाँ के एनिमल्स और प्लांट्स को डिटेल में एग्जामिन करने लगा। उसे वहाँ पर टाइगर, राइनोज, एलिफेंट्स और बहुत से पक्षी जैसे वुडपेकर्स और पैरेट्स वगैरह नजर आए। वो जो कुछ भी देख रहा था उसे अपनी डायरी में नोट करता गया। फिर उसने अपनी बोट पकड़ी और 35 किलोमीटर दूर लोम्बोक आइलैंड में चले गए। लेकिन यहाँ पर पहुंचकर वो बिल्कुल हैरान हो गया था। यहाँ टोटली डिफरेंट एनिमल्स और बर्ड्स थे। यहाँ पर कोमोडो ड्रैगन, कैंगारू, कोलाज और बहुत से ऐसे पक्षी और जानवर थे जो सिंगापुर, इंडोनेशिया और बाली में नहीं थे। वॉलेस और उसके साथी ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो गए कि ऐसा क्यों है। इसी दौरान वॉलेस को मलेरिया हो गया और उसे एक कमरे में इसी आइलैंड्स पर रुकना पड़ा, मगर इसी बीमारी की वजह से उसे इस इनविजिबल लाइन के बारे में सोचने का मौका मिला। फिर उसके मन में एक जबरदस्त चीज क्लिक की कि बाली आइलैंड्स पर सारे वो एनिमल हैं जो एशिया में पाए जाते हैं, जैसे टाइगर्स या हाथी वगैरह, जबकि लोम्बोक आइलैंड्स पर सारे ऐसे जानवर और पक्षी हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जैसे कैंगारू, कोआलास और लिजर्ड। वॉलेस ने फिर यहाँ पर ये थ्योरी प्रपोज की कि आज से कई लाख साल पहले एशिया और ऑस्ट्रेलिया आपस में कनेक्टेड होंगे। वक्त के साथ साथ जैसे बर्फ पिघलती गई, समुद्र का पानी बढ़ता गया, वैसे वैसे ऑस्ट्रेलिया और एशिया एक दूसरे से दूर होते गए और बीच में समुद्र आ गया और ऐसे आइलैंड्स बन गए। जो जानवर उस वेस्टर्न साइड पर थे वो बाली और बाकी एशिया में रह गए और ईस्टर्न साइड वाले इधर लोम्बोक और ऑस्ट्रेलिया में ही रहे। अब क्योंकि बीच में ओशन था तो टाइगर, एलिफेंट या कंगारू जैसे जानवरों के लिए ओशन को तैर कर क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना इम्पॉसिबल था। तो एक मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई। दूसरी मिस्ट्री तो ये थी कि बर्ड्स ये लाइन क्यों नहीं क्रॉस करते। वॉलेस ने जब बाली और लोम्बोक आइलैंड्स पर पाए जाने वाले बर्ड्स पर दोबारा से गौर किया तो उन्हें इस सवाल का जवाब भी मिल गया। बेसिकली इन दोनों आइलैंड्स पर नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स रहते हैं। असल में बर्ड्स दो टाइप की होती हैं। एक होते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स जो हजारों किलोमीटर का सफर करते हैं, जैसे कि साइबेरियन क्रेन जो सर्दियों में रशिया से 5 से 10 हजार किलोमीटर ट्रेवल करके चाइना और इंडिया आते हैं। इन बर्ड्स के बहुत ही स्पेशल विंग्स होते हैं जिसकी वजह से बहुत देर तक हवा में उड़ सकती हैं। लेकिन ईस्टर्न एशिया में, स्पेशली इंडोनेशिया में जो बर्ड्स हैं वो नॉन माइग्रेटरी हैं, मतलब वो जिस जगह पैदा होते हैं वो वहीं पर 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में उड़ते रहते हैं। इसीलिए इन बर्ड्स के लिए ये 35 किलोमीटर का ओशन क्रॉस करना इम्पॉसिबल है। एनिमल और बर्ड्स के बारे में समझ में आ गया कि वो ये लाइन क्यों नहीं क्रॉस करते। अब बाकी रह जाती हैं फिश या दूसरे समुद्री जानवर। फिश के लिए ये लाइन क्रॉस करनी क्यों मुश्किल है, ये बात वॉलेस को भी समझ में नहीं आई, क्योंकि उस समय प्लेट टेक्टोनिक का कॉन्सेप्ट डिस्कवर नहीं हुआ था। लेकिन बाद में टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्कवरी हुई तो ये पता चला कि मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया का सारा एरिया भी एक बहुत ही बड़े टेक्टोनिक शिफ्ट का शिकार हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ बहुत सी वॉल्केनिक इरप्शन होती रहती है। इसीलिए इन आइलैंड्स के बीच जो समुद्र का हिस्सा है वहाँ पर वाटर
करंट इतना तेज है कि किसी भी फिश के लिए क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए सिर्फ 35 किलोमीटर दूर होने के बावजूद यहाँ के एनिमल्स और फिश माइग्रेट नहीं कर सकते। तो ये टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट सबसे बड़ी वजह है इस इनविजिबल लाइन की, क्योंकि ये थ्योरी वॉलेस के डेथ के बहुत साल बाद आई थी, लेकिन देखा जाए तो उसका 150 साल पहले निकाला गया कंक्लूजन भी बिल्कुल ठीक था। धन्यवाद।